बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की जंग। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के शासन में कट्टरपंथी गुट जमात इस्लामी ने फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। लेकिन बीएनपी के कद्दावर नेता तारिक रहमान की वतन वापसी के बाद जमात को लग रहा है कि अब उसकी कट्टरवाद वाली जमीन पर तारिक रहमान का कब्जा हो जाएगा, जिससे जमात का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। तो क्या अब हिंसा से जूझ रहे बांग्लादेश में दो कट्टरपंथियों के बीच जंग शुरू होने वाली है? और उसी बीच बांग्लादेश की सड़कों पर एक के बाद एक हिंदू युवकों को जिंदा जलाया जा रहा है। तो क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या चुनाव से पहले किसी बड़ी साजिश का संकेत? बीएनपी जमात के बीच इस जंग में अल्पसंख्यकों का क्या होगा? बॉर्डर वॉच में इसी पर होगी बात। तारिक रहमान को बीएनपी का भविष्य माना जाता है। उनकी एंट्री ने यह साफ कर दिया कि बीएनपी अब कमजोर विपक्ष नहीं रही, यही जमात को डरा रही है। क्योंकि जमात अच्छी तरह जानती है कि अगर बीएनपी अपने दम पर चुनाव लड़ती है और जीत गई तो जमात के लिए सत्ता के दरवाजे लगभग बंद हो सकते हैं। यही वजह है कि तारिक रहमान की वापसी के साथ ही जमात ने अपनी सियासी चालें तेज कर दी हैं। इस डर के चलते जमात इस्लामी ने सबसे पहले बीएनपी के साथ चुनाव से पहले समझौता करने की कोशिश की। जमात चाहती थी कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ें और बाद में सत्ता साझा करें, लेकिन बीएनपी ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया। इसके पीछे कई वजहें थी। जमात की कट्टरपंथी छवि, 1971 के लिबरेशन वॉर में पाकिस्तान का समर्थन, अल्पसंख्यकों पर हिंसा के आरोप और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनी नकारात्मक छवि। बीएनपी इनमें से किसी का भी बोझ अपने सिर पर नहीं लेना चाहती थी। बीएनपी से इनकार मिलने के बाद जमात के सामने साख बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। इसके बाद जमात ने प्लान बी पर काम शुरू किया और 10 छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन बना लिया। इस गठबंधन में सबसे अहम नाम नेशनल सिटीजन्स पार्टी यानी एनसीपी का है। एनसीपी वही पार्टी है जिसे उन छात्रों और युवाओं ने बनाया था जिन्होंने शेख हसीना की सरकार के पतन में अहम भूमिका निभाई थी। जमात की सोच साफ है, अगर बड़ी पार्टी साथ नहीं आई तो छोटी पार्टियों को साथ लेकर किसी तरह सत्ता का खेल में बने रहना है। सत्ता के खेल में यह उनका मकसद है। हालांकि सच्चाई यह है कि खुद जमात को भी इस गठबंधन से जीत का पूरा भरोसा नहीं है। यही वजह है कि जमात अब खुलकर यह संकेत देने लगी है कि अगर चुनाव के बाद बीएनपी सरकार बनती है तो वो बाहर से समर्थन देने को तैयार है। यानी चुनाव से पहले दूरी, लेकिन सत्ता बनाने के बाद नजदीकी। जमात प्रमुख शफीकुर रहमान का यह बयान इसी रणनीति की तरफ इशारा करता है, जब वे कहते हैं कि वे कम से कम 5 साल के लिए एक स्थिर देश रखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। और अगर राजनीतिक पार्टियां इस मकसद के लिए साथ आती हैं तो वे मिलकर सरकार को चला सकते हैं। 12 फरवरी को बांग्लादेश की राजनीति के लिए बेहद अहम दिन माना जा रहा है। इस दिन नेशनल पार्लियामेंट की सभी 300 सीटों पर एक ही राउंड में चुनाव होंगे और उसी दिन जुलाई चार्टर पर एक रेफरेंडम भी कराया जाएगा। चुनाव से पहले आए कई ओपिनियन पोल ये संकेत दे रहे हैं कि बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। यही वजह है कि जमात पहले से ही पोस्ट इलेक्शन गेम खेलने में जुट गई है। यह पहली बार नहीं है जब जमात और बीएनपी के बीच नजदीकियां बढ़ी हों। 2001 से 2006 तक खालिदा जिया के प्रधानमंत्री रहने के दौरान जमात
बीएनपी की सहयोगी के तौर पर सत्ता में थी। बाद में दोनों पार्टियों के रिश्ते टूट गए, लेकिन अब जमात फिर से बड़े देश हित की बात करते हुए और बीएनपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के संकेत दे रही है। शफीकुर रहमान ने भारत के साथ सहयोग का संदेश भी दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इतिहास इतनी आसानी से भुलाया जा सकता है? 1971 के लिबरेशन वॉर में जमाते इस्लामी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तानी सेना का खुला समर्थन करने के आरोप रहे हैं। रजाकार मिलिशिया के जरिए नरसंहार में शामिल होने के आरोप भी लगे। शेख हसीना के कार्यकाल में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने कई जमात नेताओं को सजा सुनाई। 2013 में बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने जमात के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी और 2016 में उसका चुनाव चिन्ह भी रद्द कर दिया था। 30 जुलाई 2024 को हसीना सरकार ने जमात और उसके छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर पर बैन लगा दिया था, लेकिन 5 अगस्त के तख्तापलट के बाद हालात बदल गए। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के दौर में जमात की ताकत बढ़ती दिखाई देने लगी। जमात के छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर ने ढाका, जहांगीरनगर, चटगांव और राजशाही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काउंसिल चुनाव जीत लिए। यहां तक कि बीएनपी के छात्र संगठन जातीयतावादी छात्र दल को हार का सामना करना पड़ा। इससे साफ हो गया कि जमीनी स्तर पर जमात फिर से मजबूत हो रही है। बांग्लादेश में जमात और एनसीपी के गठबंधन के उनके गठबंधन के बाद खुद एनसीपी के भीतर बगावत देखने को मिली। बगावत हो गई और समझौता लगभग फाइनल होने के बाद एनसीपी की 2 बड़ी नेता तस्नीम जारा और तस्नुमा जबीन ने पार्टी छोड़ दी। एनसीपी के 30 नेताओं ने पार्टी कन्वीनर नाहिद इस्लाम को एक मेमोरेंडम सौंपकर जमात के साथ गठबंधन पर सैद्धांतिक आपत्ति जताई। उनका कहना था कि इस समझौते से एनसीपी की नैतिक स्थिति कमजोर होगी और लंबे समय में उसकी राजनीतिक साख को नुकसान पहुंचेगा। इसके बावजूद एनसीपी ने जमात के साथ चुनावी गठबंधन का आधिकारिक ऐलान कर दिया। इसी सियासी उथल-पुथल के बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय पर हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब 31 दिसंबर की रात शरीयतपुर जिले में खोकोन चंद्र दास के नाम के एक हिंदू युवक पर हिंसक भीड़ ने हमला किया। खोकोन चंद्र दास एक छोटी फार्मेसी चलाते थे और दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। तभी उन्हें घेर लिया गया, धारदार हथियारों से हमला किया गया, बेरहमी से पीटा गया और फिर उन्हें जिंदा जला दिया गया। खोकोन के परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। यह कोई एक घटना नहीं है। पिछले 2 हफ्तों में यह हिंदू समुदाय पर चौथा हमला था। 30 दिसंबर को ब्रजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 24 दिसंबर को 29 वर्षीय अमृत मंडल को भी भीड़ ने पीट कर मार डाला। 18 दिसंबर को मैमन सिंह के भालुका उपजिला में 25 वर्षीय दीपू चंद्रदास को झूठे ईश निंदा के आरोप में भीड़ ने बेरहमी से मार डाला और फिर उसके शव को पेड़ से लटकाकर आग लगा दी। इन सभी घटनाओं में एक ही पैटर्न साफ दिखाई देता है: भीड़, हिंसा और डर। स्थानीय लोग इन हमलों को धार्मिक आधार पर टारगेटिंग मान रहे हैं। सवाल यह है कि चुनाव से पहले अचानक इस तरह की हिंसा क्यों बढ़ रही है? क्या यह सिर्फ कानून व्यवस्था की नाकामी है या इसके पीछे कोई सियासी संदेश छिपा है? जमात की बढ़ती ताकत, चुनावी माहौल और अल्पसंख्यकों पर हमले, इन तीनों को अलग अलग करके देखना मुश्किल होता जा रहा है। बांग्लादेश आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां राजनीति,
सिर्फ सरकार तय नहीं करेगी, बल्कि यह भी तय करेगी कि देश किस दिशा में जाएगा। एक तरफ बीएनपी की संभावित वापसी है, दूसरी तरफ जमात की सियासी चालें और बीच में अल्पसंख्यक समुदाय जो हर बार सबसे बड़ा नुकसान उठाता है। 12 फरवरी का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि यह बांग्लादेश के लोकतंत्र और सामाजिक ताने बाने की भी परीक्षा होगी। अब देखना यह है कि बांग्लादेश इस परीक्षा में पास होता है या फिर डर और कट्टरता की राजनीति देश की दिशा तय करेगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपके लिए जानकारी जुटाई थी मेरे साथी आयुष चौधरी ने। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क। कड़क लाइफ पे धड़क।